नमस्कार। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में विपक्षी एकता बनाने का प्रयास शुरू हुआ है। हालांकि ये प्रयास एक स्तर पर तमिलनाडु में भी हुआ और महाराष्ट्र में भी हुआ। वहां ये प्रयास सफल रहा। वहां की कांग्रेस की जो सहयोगी पार्टियां हैं वो राहुल गांधी के साथ यात्रा में जुड़ी और जो कांग्रेस की रैलियां हुई उसमें भी शामिल हुई। लेकिन उत्तर भारत में आकर के जब ज़्यादा व्यापक तरीके से या ज़्यादा बड़े पैमाने पर कांग्रेस ने यह प्रयास शुरू किया है तो उसमें कामयाबी नहीं मिल रही है। उत्तर भारत की पार्टियां, पूर्वी भारत की पार्टियां, मध्य भारत की पार्टियां जो इस इलाके में कांग्रेस की सहयोगी पार्टियां हैं वो कांग्रेस के साथ उस तरह का सद्भाव नहीं दिखा रही हैं जैसा दक्षिण भारत में, खासतौर से तमिलनाडु या महाराष्ट्र में देखने को मिला। यहां तक कि कांग्रेस की जो सहयोगी पार्टी हैं जिनके साथ कांग्रेस सरकार में शामिल है वो पार्टियां भी राहुल गांधी की यात्रा में शामिल नहीं हो रही हैं। तभी हैरानी की बात है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसा प्रयास क्यों शुरू किया गया जिसमें सफलता की उम्मीद कम थी या सफलता नहीं मिलनी थी। जब राहुल गांधी की यात्रा हरियाणा पहुंची तो उन्होंने उनकी तरफ से सभी विपक्षी पार्टियों को चिट्ठी लिखी गई और उनसे यह कहा गया कि 24 दिसंबर को जब राहुल गांधी की यात्रा दिल्ली पहुंचेगी तो उसमें उनको शामिल होना चाहिए। सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं को आमंत्रित किया गया राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने के लिए। अब जिस दिन राहुल गांधी की यात्रा दिल्ली पहुंची उससे एक दिन पहले यानी 23 दिसंबर को संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया और सत्र समाप्त होने का मतलब यह हुआ कि जितनी अपोजिशन की पार्टियां थी या जो भी सत्तारूढ़ पार्टी भी है उसके मैक्सिमम एमपी जो है अपने अपने चुनाव क्षेत्र में लौट गए। ये एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से विपक्षी पार्टियां नहीं शामिल हुई राहुल गांधी की यात्रा में। लेकिन हकीकत यह है कि राहुल गांधी के चिट्ठी लिखने के बावजूद सिर्फ एक कनिमोझी डीएमके की जो सांसद हैं कनिमोझी वो कांग्रेस की यात्रा में शामिल हुई। उन्होंने फरीदाबाद में ज्वाइन किया यात्रा को और थोड़ी दूर वो चली राहुल गांधी के साथ। लेकिन वो कोई बहुत महत्व की बात नहीं है क्योंकि डीएमके पहले ही यात्रा से जुड़ चुकी थी। कन्याकुमारी से जब यात्रा शुरू हुई थी तो डीएमके के तमाम बड़े नेता उस यात्रा की शुरुआत के मौके पर शामिल हुए थे। इसलिए उस पार्टी की एक और एमपी का फरीदाबाद में शामिल होना कोई बड़ी बात नहीं थी। उम्मीद यह की जा रही थी कि तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता 24 दिसंबर को राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे। चूंकि संसद के शीतकालीन सत्र में तमाम विपक्षी पार्टियों ने कांग्रेस के प्रति सद्भाव दिखाया था और यह पिछले सत्र में जो नहीं हो रहा था वो इस बार शीतकालीन सत्र में हुआ कि दो ऐसी पार्टियां जो हमेशा कांग्रेस से दूरी बनाकर चलती थी या कांग्रेस के एजेंडे में शामिल नहीं होती थी, उन दोनों पार्टियों ने भी इस बार शीतकालीन सत्र में कांग्रेस का साथ दिया। आम आदमी पार्टी के नेता भी कांग्रेस की बैठकों में गए और तृणमूल कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस छोटे से शीतकालीन सत्र में 2 बैठकें बुलाई। जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्यसभा में नेता विपक्ष भी हैं, तो उन्होंने 2 बैठकें बुलाई और दोनों बैठक में तृणमूल कांग्रेस के भी लोग शामिल हुए और आम आदमी पार्टी के भी। यहां तक कि के चंद्रशेखर राव की जो पार्टी है जिसका नाम अब भारत राष्ट्र समिति हो गया है उसके भी नेता शामिल हुए। तो यह उम्मीद की जा रही थी कि जब 17 पार्टियां संसद में कांग्रेस का साथ दे रही हैं तो उसमें से कुछ पार्टियों के नेता तो जरूर राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे। लेकिन 24 तारीख को राहुल की यात्रा दिल्ली पहुंची और कोई अपोजिशन का एक भी नेता उस यात्रा में शामिल नहीं हुआ। उसके बाद सूत्रों के हवाले से या कांग्रेस की तरफ से यह खबर मीडिया में दी गई, लीक कराई गई कि 3 जनवरी को जब यात्रा शुरू होगी राहुल गांधी की उस समय कुछ नेता जुड़ सकते हैं उनकी यात्रा में। फिर यह कहा गया कि जब यात्रा दिल्ली से निकल के गाजियाबाद होते हुए हरियाणा की तरफ बढ़ेगी तब कुछ नेता शामिल हो सकते हैं। और उसके बाद कांग्रेस की तरफ से उत्तर प्रदेश की तमाम पार्टियों के नेताओं को न्योता दिया गया। तमाम पार्टियों मतलब तमाम पार्टियों को, बीजेपी को भी नहीं छोड़ा गया। बीजेपी के जो कि पिछली सरकार में जो उप मुख्यमंत्री थे दिनेश चंद्र शर्मा उनको भी न्योता दिया गया यात्रा में शामिल होने के लिए। वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव को न्योता दिया गया। राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी को न्योता दिया गया। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती और उनकी पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्र को न्योता दिया गया। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर को भी न्योता दिया गया। इन तमाम नेताओं को बुलाया गया और यह कहा गया कि जब यात्रा गाजियाबाद पहुंचेगी 3 जनवरी को दिल्ली से जब दोबारा यात्रा शुरू होगी और गाजियाबाद जाएगी तो ये नेता आके जुड़े कांग्रेस की यात्रा के साथ। अभी तक की जो सूचना है उसके हिसाब से यह है कि कोई भी बड़ा नेता उस यात्रा में शामिल नहीं हो रहा है। सबने अपनी पुरानी सबने ये कहा कि उनकी पहले से व्यस्तता है, ऐसा जयंत चौधरी ने भी कहा और अखिलेश यादव ने तो कोई सीधा जवाब नहीं दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी को टक्कर कौन देगा अगले चुनाव में।
तो इससे एक उन्होंने मैसेज दिया, उस मैसेज पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी तथ्यात्मक स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश की किसी बड़ी पार्टी ने या किसी बड़े नेता ने यात्रा में शामिल होने की हामी नहीं भरी है। सबसे हैरानी की बात यह है कि बिहार में जो कांग्रेस पार्टी की सहयोगी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय जनता दल जो सबसे पुरानी सहयोगियों में से है, और जनता दल यू, उसके भी नेताओं ने अभी किसी ने राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने की सहमति नहीं दी, और कोई अभी उन दोनों पार्टियों का कोई नेता अभी तक यात्रा में शामिल भी नहीं हुआ है। जबकि बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में, जहां कांग्रेस के समर्थन से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार चल रही है, वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता शामिल हो चुके हैं राहुल गांधी की यात्रा में। मध्य प्रदेश जाकर के झारखंड सरकार के वरिष्ठ मंत्री और जेएमएम के बड़े नेता मिथिलेश ठाकुर ने यात्रा ज्वाइन की थी, वो राहुल गांधी के साथ चले थे यात्रा में। और वहीं पर गोवा में जो कांग्रेस की सहयोगी पार्टी है, गोवा फॉरवर्ड पार्टी, उसके भी नेता विजय सरदेसाई वहां यात्रा में शामिल हुए थे। महाराष्ट्र में दोनों जो सहयोगी पार्टियां हैं, कांग्रेस की शिवसेना और एनसीपी के बड़े नेता शामिल हुए। शरद पवार और उद्धव ठाकरे जरूर शामिल नहीं हुए, लेकिन शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले शामिल हुई, जितेंद्र पाटिल शामिल हुए, और शिवसेना की तरफ से आदित्य ठाकरे शामिल हुए। सुप्रिया सुले ने तो कांग्रेस की जो रैली हुई थी महाराष्ट्र में, उस रैली में भी हिस्सा लिया था। तो एक तरह से जो यूपीए में कांग्रेस की सहयोगी पार्टियां हैं, जैसे डीएमके है, एनसीपी है, शिवसेना है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, गोवा फॉरवर्ड पार्टी है, इनके नेता कहीं ना कहीं कांग्रेस की यात्रा में शामिल हो चुके हैं। लेकिन अभी राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू के नेताओं का शामिल होना बाकी है। तो अभी ये उम्मीद की जा रही थी कि दिल्ली में जब यात्रा होगी, तो दिल्ली में या यहाँ से निकल के जब एनसीआर में और यात्रा आगे बढ़ेगी, तो उत्तर प्रदेश की जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके नेता शामिल होंगे, बिहार की जो पार्टियां हैं कांग्रेस की सहयोगी वो शामिल होंगे। लेकिन अभी तक किसी की तरफ से कोई हामी नहीं भरी गई है। आम आदमी पार्टी का कोई नेता शामिल होगा, इसकी संभावना पहले भी नहीं थी, और उनको कांग्रेस ने बुलाया भी नहीं है। जिस तरह से भाजपा विरोध की राजनीति के बावजूद कांग्रेस ने के चंद्रशेखर राव की पार्टी को कोई न्योता नहीं दिया जब वो यात्रा हैदराबाद और तेलंगाना से गुजर रही थी, उसी तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं को कोई न्योता नहीं दिया गया है। और ये ममता बनर्जी को लेकर के भी एक संदेह है। उनको वैसे राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने के लिए कहा गया था, जो राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी थी, लेकिन टीएमसी का भी कोई नेता शामिल नहीं हुआ। तो ये बड़ी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, इनका भी कोई नेता अभी तक शामिल नहीं हुआ है। अब सवाल है कि विपक्ष के नेताओं को साथ जोड़ने का कांग्रेस ने जो प्रयास शुरू किया, वो प्रयास इतना आधा अधूरा और हाफ बेक्ड क्यों है? ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल है कि अपोजिशन की पार्टियां इस तरह से क्यों रिएक्शन दे रहे हैं? उनके इस रिएक्शन का क्या कारण है? क्या वो कांग्रेस की यात्रा से घबरा रही है, उनको चिंता हो गई है कि कांग्रेस की ताकत बढ़ रही है, या उनकी नज़र में इस यात्रा का कोई मतलब नहीं है? इस सवाल पर बाद में आएंगे। पहले ये सवाल कि इतना हाफ बेक्ड एफर्ट क्यों किया गया? कांग्रेस पार्टी कभी भी कोई ऐसा मूव नहीं करती है जिसमें पार्टी का सर्वोच्च नेता कोई अपील करे और वो अपील खारिज हो जाए, कोई बात कहे और उस बात को न माना जाए। ऐसा आमतौर पर नहीं होता है। बहुत कुछ घटनाएं हैं जो हुई हैं, लेकिन आमतौर पर नहीं होता है। उसके लिए कांग्रेस के पास एक बैक चैनल का पूरा तंत्र है। उसके महासचिव हैं, उसके संगठन महासचिव हैं, उसके दूसरे बड़े नेता हैं जो विपक्ष के नेताओं से बात करते हैं। पहले उनकी रजामंदी होती है कि वो अगर वो तैयार हो गए कि ठीक है हम यात्रा में शामिल होंगे, फिर तब अपील की जाती है। राहुल गांधी फिर अपील करते या चिट्ठी लिखते। लेकिन यहां किसी से कोई बैक चैनल एफर्ट नहीं हुआ, किसी से कोई पर्दे के पीछे की बात नहीं हुई, किसी को यात्रा में शामिल होने के लिए उसकी प्रायर जो परमिशन होती है वो नहीं ली गई, उससे कोई उसकी अनुमति या सहमति नहीं ली गई। और सीधे राहुल गांधी की तरफ से एक चिट्ठी लिख दी गई जब वो फरीदाबाद में थे, हरियाणा में थे उस समय, कि 24 दिसंबर को शामिल हो। और उसके बाद भी 3 जनवरी से यात्रा की शुरुआत करने की बात हुई तो उत्तर प्रदेश की पार्टियों से अपील कर दी गई, उनको न्योता दे दिया गया कि वो गाजियाबाद में या उसके आगे कहीं ज्वाइन करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यात्रा। तो ये एक बड़ी चूक है। कांग्रेस पार्टी को पहले इन तमाम नेताओं से बात करनी चाहिए थी। अगर ये नेता नहीं तैयार होते तो मना कर देना चाहिए था, कि वो फिर अपील नहीं करनी चाहिए थी, उनको न्योता नहीं भेजना चाहिए था, ना चिट्ठी लिखनी चाहिए थी। तो ये एक चूक हुई है। और ये इस तरह की, इससे कांग्रेस का पूरा जो ये अभियान है ना, ये हल्का हुआ है। इससे लग रहा है कि कांग्रेस एक तरफ तो लग रहा है कि इतना बड़ा काम कर रही है, और उससे ऐसा माहौल बनना चाहिए है कि लालायित रहे सारी पार्टियां उससे जुड़ने के लिए। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, कोई लालायित नहीं है, कोई अपोजिशन की पार्टी अपने मन से नहीं जुड़ रही है। और ऊपर से आपने अपील कर दी, आपने न्योता भेज दिया, चिट्ठी लिख दी, तब भी कोई पार्टी नहीं आ रही है। अब दूसरा सवाल है कि क्यों नहीं आ रही हैं अपोजिशन की पार्टियां? क्या उनको ये लग रहा है कि इससे कांग्रेस की यात्रा का बहुत माहौल बन रहा है, उससे कांग्रेस की ताकत बढ़ रही है, उससे राहुल गांधी की छवि मजबूत हो रही है? और अगर ऐसा हो गया
तो फिर जो 2024 के चुनाव के पहले जब अपोजिशन का चेहरा तय करना होगा तो कांग्रेस और राहुल गांधी की दावेदारी सबसे बड़ी हो जाएगी। ये अपोजिशन की पार्टियों की चिंता होगी। उनको लग रहा है कि 12 राज्यों की यात्रा करने के बाद 5 महीने 150 दिन तक लगातार 3500 किलोमीटर चल के अगर राहुल गांधी इमर्ज करते हैं एक बड़े लीडर के तौर पर, कांग्रेस मजबूत होती है, उसका संगठन मजबूत होता है, उसके बारे में धारणा बदलती है पार्टी और राहुल गांधी के बारे में, तो फिर कांग्रेस और राहुल गांधी की बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। फिर जब वो पार्टियां बैठेंगी ड्राइंग बोर्ड पर और वो चुनाव का वो खाका बनने लगेगा, उस समय कांग्रेस सबसे मजबूत और कंफर्टेबल स्थिति में होगी कि वो ज़्यादा सीटों की बार्गेनिंग करे, वो हर राज्य में अपने लिए सीटें मांगे और नेता भी उसके राहुल गांधी को नेता घोषित किया जाए या ये उसको अधिकार दिया जाए कि उसकी तरफ से ही कोई नेता हो अपोजिशन को लीड करने वाला। तो ये विपक्षी पार्टियों का एक खतरा हो सकता है, कोई की चिंता हो सकती है, जिसकी वजह से वो इस यात्रा में नहीं शामिल हो रहे हैं या विपक्षी एकता के कांग्रेस के इस प्रयास पर पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। एक दूसरा कारण भी हो सकता है कि उनको लग रहा हो कि इस यात्रा का कोई मतलब नहीं है, ये कौन सी बड़ी यात्रा है। वो विपक्ष की कई पार्टियां उस नजरिए से सोच रही होंगी जिस नजरिए से बीजेपी सोच रही है कि राहुल गांधी की इस यात्रा के बावजूद भी क्या हुआ, गुजरात इस बुरी तरह से हारे कि पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी भी नहीं बन पाई कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश जरूर जीते हैं लेकिन वहां भी कांग्रेस और बीजेपी के वोट का अंतर 1% का है। उस 1% वोट के अंतर में वो सिर्फ एक टेक्निकल स्थिति है कि कांग्रेस जीत गई है। तो ये उसके बाद कई बाई इलेक्शंस हुए बीच में जहां कांग्रेस हारी, अच्छा परफॉर्म नहीं किया उसने। तो ये इस आधार पर कांग्रेस की इस यात्रा को बीजेपी खारिज करती है कि ये यात्रा कोई इंपैक्ट नहीं छोड़ रही है। तो कुछ विपक्षी पार्टियां ये भी सोच रही हो सकती हैं कि इसका कोई इंपैक्ट नहीं है, फिर क्यों इससे जुड़ करके इसको लेजिटिमेसी देना, इसको वैधता देना या इसको महत्व देना। यह भी कारण हो सकता है, जो भी कारण हो। लेकिन ये यात्रा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगले साल होने वाले 10 राज्यों के चुनाव और उसके अगले साल लोकसभा चुनाव के लिए एक बुनियाद तैयार कर रही है कांग्रेस पार्टी के लिए। अपोजिशन पार्टी के नेता इसे जुड़े न जुड़े, कांग्रेस हाफ बेक एफर्ट करे और कांग्रेस से चूक हो जाए, इन सब के बावजूद यह है कि अपोजिशन को एक किसी न किसी लेवल पर इस यात्रा के बाद कांग्रेस के साथ मोलभाव करना होगा। इससे कांग्रेस की ताकत बढ़ सकती है। और अगले साल 10 राज्यों के चुनाव हैं, उसमें ज़्यादातर राज्य तो ऐसे हैं जहां तालमेल की जरूरत नहीं है, कांग्रेस अकेले लड़ेगी। इसके बावजूद उस चुनाव में इस यात्रा का अगर कांग्रेस को फायदा मिलता है तो फिर अंततः अपोजिशन पार्टीज को उसके साथ जाना होगा। इसके बावजूद अभी ये एक दिलचस्पी रहेगी कि जब 3 जनवरी से यात्रा शुरू होगी तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन विपक्ष का कौन सा नेता जुड़ने आता है। हो सकता है कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव न जुड़े, लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई दूसरा नेता जुड़े। यह भी संभव है कि आरएलडी का भी कोई नेता आए। यह भी संभव है कि दिल्ली में 3 तारीख को जब यात्रा शुरू हो तो आरजेडी और जनता दल यू के भी नेता कोई उससे जुड़े। तो ये हो सकता है कि बड़े नेता न जुड़े, लेकिन किसी न किसी को भेज करके और जो अपोजिशन पार्टी है वो एक मैसेजिंग, ये मैसेज भी करें कि हम कांग्रेस से पूरी तरह से दूर भी नहीं है, उससे अलग भी नहीं है, कभी जरूरत पड़ने पर हम जुड़ भी सकते हैं। तो ये होता है या नहीं इसका पता 3 जनवरी को जब यात्रा शुरू होगी तब लगेगा। उसके पहले कम से कम अभी जो राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से अपोजिशन यूनिटी बनाने की जो कोशिश हो रही है वो कामयाब नहीं हो रही है। संसद में जरूर वो कामयाब रही थी, संसद में जरूर 17 पार्टियां कांग्रेस के साथ आई, लेकिन यात्रा में वो पार्टियां कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ रही हैं। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।